हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज ये जो 24 जनवरी का जो पेपर है, सेकंड पेपर, इसके क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 32। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। और दूसरा, द डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। अब यहां ध्यान दीजिए, हमें बताना है इसका असर्शन रीजन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। ये हमारे पास बेंजीन है और साइक्लोहेक्साट्राइन है। ये हाइपोथेटिकल है और ये हमारे पास एरोमेटिक बेंजीन है। दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये हम लोग प्रूफ करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कि जो हमारे पास हाइपोथेटिकल केस है उससे बेंजीन 36 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। तो पहले स्टेटमेंट में तो कहीं कोई डाउट नहीं है। और अब दूसरी बात निकल के आती है, the delocalized pi electron cloud is attracted more strongly by nuclei of carbon atom. Delocalized pi electron cloud is attracted more strongly by nuclei of carbon atom. ये जो लाइन है, अब ये लाइन सही है या गलत है? और ये भारी है। कैसे? कि जो डिलोकलाइजेशन होता है तो उसमें हम लोग एक और देखते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसमिट होते हैं। तो यहां से देखने में ये लगता है कि न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन इसका नहीं होगा। लेकिन केस नंबर 2 हम इस तरीके से देखें कि डिलोकलाइज्ड है तो एनर्जी लोअर हो गई। तो बेसिकली एमओटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर डिलोकलाइज्ड है तो इसके बॉन्डिंग और बाइटल्स की एनर्जी लोअर हो गई। तो एनर्जी लोअर होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया। थिंकिंग, दो तरीके की थिंकिंग, मैं फिर बता रहा हूं। देखने के दो नजरिए हैं। एक नजरिया यह है कि डिलोकलाइज्ड है तो ये इजीली ट्रांसमिट करेगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियस की पकड़ इस पर कम है। और दूसरा अप्रोच है कि एमओटी में तो जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर और बाइटल्स की एनर्जी घटती है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर डिलोकलाइज्ड होने से इसकी एनर्जी घट गई तो ऑब्वियस है कि इस पर कार्बन का, न्यूक्लियस का पकड़ ज़्यादा है। अब इसमें कौन सा सही है? The delocalized pi electron cloud is attracted more strongly by nuclei of carbon atom. ये लाइन भी सही है। क्यों? इसलिए कि ये मैथमेटिकली, ये तो बेसिकली हमारा एमओटी का डेरिवेटिव है ना। यहां से तो बेसिकली ये बेसिक लॉजिक है कि स्टेबिलिटी बढ़ती ही कब है? जब अट्रैक्शन बढ़ता है। स्टेबिलिटी हो गई, एनर्जी लोअर हो गया, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के ज़्यादा अट्रैक्शन में है। तो ये दोनों लाइन सही है और द बेस्ट आंसर इज 4। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, which will undergo deprotonation. Deprotonation means removal of proton most readily in basic medium. किसमें हाइड्रोक्साइड देंगे तो डीप्रोटोनेशन सबसे आसानी से होगा। तो जवाब है जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। आप इसके प्रोटॉन को छीन लीजिए तो प्रोटॉन को जैसे ही आप खा गए ये आपका कंजुगेट बना, और यहां प्रोटॉन खा जाएंगे
तो ये कंजुगेट बन जाएगा, यहाँ प्रोटॉन खाएंगे तो ये कंजुगेट बनेगा। अब इसमें सबसे स्टेबल कौन है वही आसानी से बनेगा, मोस्ट रेडली बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये OMe ग्रुप का +M होता है, कंजुगेट बेस के स्टेबलाइजेशन को रोक देता है। ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसमिट होगा, डिलोकलाइज्ड होगा, तो अगर यहाँ OMe होगा तो ये इसमें क्या करेगा, इसको रोक देगा, क्रॉस करेगा। इसलिए सबसे बढ़िया कौन है, दिस वन, और इसके बाद तब एक OMe है। और सबसे खराब कौन हो गया, 3 नंबर, क्योंकि दोनों साइड से रोक रहा है। तो यहां तो सिर्फ पूछा गया कि बेस्ट कौन है, तो आंसर इज A ओनली। अगला क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, सिंपल है, फैक्ट बेस्ड है, इसमें हमारे लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने भी NCERT ढंग से पढ़े हैं तो आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन क्या क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ओके ये तो यही है, तो आप देख लीजिए। अब रही बात ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर कौन है, ये हो गया सेल्डेन, दिस वन C2, एंटीहिस्टामिन में प्रोबामेट, ठीक है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेसिकली फैक्ट ओरिएंटेड है। NCERT अगर आप JEE मेंस करना चाहते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इस आंसर को हम लोग देख लें, और ये 1 and B2 C3 D4, 1 मिनट ये देख लीजिएगा। ओके, एंटीहिस्टामिन, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये भी एकदम टोटली फैक्ट ओरिएंटेड है। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स नियरली 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड। ये लाइन कहाँ लिखा हुआ है, तो ये कोई ऐसा केमिस्ट्री नहीं है, बहुत अल्ट्रा केमिस्ट्री नहीं है, इट्स सिंपल फैक्ट है, और जो केमिस्ट्री है भी नहीं। और चूंकि NCERT में लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, तो इस लाइन को अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो ये क्वेश्चन जस्ट 42 करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो सही मायने में देखा जाए तो JEE मेन कोई सिलेक्शन नहीं, इलिमिनेशन है, कि JEE मेन कहीं भी कोई भी NCERT का एक लाइन उठा करके पूछ सकता है कि सही और गलत क्या है। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात कि ये जो कंपाउंड दिया गया ये क्या है, तो ये बेसिकली साल्ट है, ये इसको आप गलत तरीके से ना इंटरप्रेट करें। ये प्लस एंड CH3COO एसीटेट साल्ट है डाइजोनियम का, और इसको 1 नेप्थाइल अमाइन से रिएक्ट कराया जाएगा तो कौन से कलर का कंपाउंड देगा। तो ये बेसिकली यहाँ पारा पोजीशन से ये डाइजोनियम लग जाएगा, N डबल बॉन्ड N डैश बेंजीन और SO3H। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये रेडिश कलर का होता है, कॉन्गो रेड वैरायटी में आता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 3, ये रेड कलर का होगा। ओके, गिवन बिलो आर ट्रू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अंडर क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक मरकरी कॉन्क HCl, this will give this compound. Statement 2, under Wolff-Kishner reduction condition hydrogen QH will give this compound। यहां ध्यान दीजिए, तो देखिए यहां कंट्रास्ट है, दोनों रिडक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, और ये एसिडिक मीडियम में, स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में, स्ट्रांग बेसिक मीडियम में। तो स्ट्रांग में एसिडिक मीडियम में एसिड सेंसिटिव ग्रुप अफेक्ट हो जाते हैं। अब रही बात अमाइड, तो अमाइड एसिड सेंसिटिव है कि नहीं, तो अमाइड भी एसिड सेंसिटिव है, और नाउ दिस विल हाइड्रोलाइज टू COOH।
हालांकि केस नंबर 2, अब यहां पर बेस सेंसिटिव है, हाइड्रोक्साइड एंड हीट हो तो ये तो चला जाएगा, इस Cl का क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। यहां पर भी इलिमिनेशन होना चाहिए दोनों साथ साथ। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर इज 4। जस्ट मिनट। Statement 1 is true and statement 2 is false. Answer is 1. Again, find out the major product for the following reaction. ये आपके पास एक एल्कीन है, BH3THF हाइड्रोक्साइड OH माइनस। तो यहां पर क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोनिकॉफ, H और OH। OH वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, H वहां जाता है जहां कम हाइड्रोजन है। तो H यहां जाएगा, OH यहां जाएगा, तो कुल मिलाकर के A क्या होगा? तो A विल बी लाइक दिस। ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसका मतलब है कि ये दोनों तो होगा ही नहीं एलिमिनेट। अच्छा, दूसरी ओर आए, ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर, स्टेप 1। और स्टेप 2 में सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहां क्या होगा? तो यहां होता मार्कोनिकॉफ एडिशन। H वहां जाएगा जहां ज्यादा H है, तो यहां ज्यादा H है तो यहां पे H जोड़िए, यहां OH जोड़िए। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास B, ये हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट है, या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सेकंड हो गया, कि जहां पर A हमारे पास ये है और B हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मर्क्यूरिक एसीटेट का जब हम एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। ओके, प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस। यस, एरोमेटिक कंपाउंड्स जब तक कोई डाई वाई नहीं बन रहा हो तो प्योर जब होंगे तो कलरलेस होंगे। लेकिन अगर आप उसको कुछ दिन छोड़ दें, स्टैंडिंग में छोड़ दें, और बोतल में ऑक्सीजन वगैरह हो, एयर हो, तो वो येलोइश कलर टर्न हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन हो या फिर एनिलीन हो। तो ये सब क्यों? तो एरियल ऑक्सीडेशन होता है। और यहां क्या आप कर रहे हो? प्रोडक्ट यहां पूछा क्या गया? एराइल अमाइन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन। ओके, एटमॉस्फेयर का भी रिडक्शन भी करता है क्या? एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ये तो इनर्ट है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और CO2 बहुत कम मात्रा है, ये तो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो कहने का मतलब एटमॉस्फेयर पहला नंबर। ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है, एटमॉस्फेयर कभी रिडक्टिव होता ही नहीं। तो यहां इस बात को ध्यान दीजिए कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है और एराइल अमाइन वाकई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से कलर्ड होते हैं। तो दूसरा लाइन तो गलत है और पहला लाइन सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर इज 4। Maximum number of isomeric monochloroderivatives which can be obtained from 2,2,5,5 tetramethylhexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, okay. 2, 3, 4, 5. 2, 2, 5, 5 tetramethylhexane. अब मान लिया जाए कि यहां पर कोई क्लोरीनेशन कराएं, तो पहली बात यहां ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी बात है, समझने का प्रयास करो। ये तीनों हाइड्रोजन, पहला नंबर, दिस हाफ
इज इक्वल टू दिस हाफ। मतलब कि इधर के जो हाइड्रोजन हैं, इधर के हाइड्रोजन भी वैसे ही हैं, और यहां पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी वैसा ही है। तो कुल मिला के दिख रहा है कि दो ही तरह के हाइड्रोजन हैं, Ha और Hb। दो ही जगह पे मोनोक्लोरेशन हो सकता है, क्योंकि ये सब आइडेंटिकल हैं, और जैसे ये हैं वैसे ये हैं, जैसे ये Hb है वैसे ये भी Hb है। तो दो ही तरह के हाइड्रोजन हैं, Ha एंड Hb। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे हमने क्लोरो लगा दिया तो क्या होगा? अगर यहां पे हम क्लोरो लगा दिए तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। और यहां क्लोरो लगाया तो ये कार्बन हो गया किराल, एक, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये यहां पर किराल नहीं है, ये एक बनेगा, और जब यहां किराल हो जाएगा तो यहां पे दो बनेगा, R एंड S। तो कुल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने? द आंसर इज 3। कुल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं उनकी संख्या है 3। ओके, अगेन, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलाइन एंड प्रोलीन। दो दिया गया है, वेलाइन है, प्रोलीन है, और आपको ट्राइपेप्टाइड बनाना है। वेलाइन है, प्रोलीन है, नेक्स्ट में भी प्रो और नेक्स्ट में भी वेलाइन। यहां ध्यान दो, अगर कोई कहे कि वैल, केवल हमारे पास वैल और प्रो है, इससे कितने बनेंगे? तो इससे बनेंगे वैल प्रो और प्रो वैल, यहां ध्यान देना, और वैल वैल एंड प्रो प्रो। तो कुल मिला के 4 तो ही बन गए। तो कोई भी तीसरा जब भी लेंगे तो हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी और आएगी, तो 4 गुना 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां पे ये रोका नहीं हुआ है कि सिर्फ एक ही तरह का नहीं बने, दोनों ही रहे। तो कुल मिला के जब भी हम इसको देखेंगे तो इसमें 8 बनेंगे, ये इस तरीके से, प्रोलीन, प्रो वैल प्रो, प्रो वैल वैल, और इसके बाद एक और प्रो प्रो वैल एंड प्रो प्रो प्रो। ये ध्यान दो। तो ये कुल पॉसिबिलिटी हमारे पास प्रो से 4 और वैल से भी 4। तो हमारे पास कुल कितने ऑप्शन हो गए? 8 हो गए। तो इसका आंसर होगा 8। ओके, तो हम 8 डिफरेंट तरीके के ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं यूजिंग प्रोलीन एंड वैलिन। ओके, और इसी के साथ ये 24 जनवरी का जो पेपर है, ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।